वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों को पता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट हो, अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तैयारी आपको पहले से ही करनी होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद बस आपको उसको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना होता है और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है और आपका सिलेक्शन होता है। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों को मैंने एक आइडिया दिया है कि लगभग आप 3 से 4 महीने टारगेट करके, लगभग 3 महीना आप टारगेट मान के चलिए रिक्रूटमेंट के लिए, और उसके रिगार्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिलेबस कमोबेश सेम ही रहता है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा आमूल-चूल उसमें परिवर्तन नहीं आता है। और मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट है, चाहे वो टीजीटी की रिक्रूटमेंट हो या पीजीटी की रिक्रूटमेंट हो, तो उसके लिए आपका जो एनसीईआरटी है वो आपकी गीता है, वही आपका बाइबिल है, वही आपकी कुरान है, ये समझ के चलिए। टीजीटी और पीजीटी की रिक्रूटमेंट के लिए आप 9 टू 12 तक की जो भी एनसीईआरटी है उसको बड़े अच्छे से पढ़ें। टीजीटी की तैयारी के लिए आप 9-10 पर फोकस कीजिए। आप जो पीजीटी की तैयारी है वो आप मतलब 11-12 भी पढ़ना है, बट 9-10 पे लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन का मिल जाते हैं। और पीजीटी के लिए 9, 10, 11, 12 चारों को पढ़िए और साथ में अपना हायर स्टैंडर्ड की जो भी बुक्स हैं वो उनको तैयार कीजिए। बट एनसीईआरटी को आप मिस नहीं कर सकते हैं पीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए तो आपको अदर सोर्सेज पर आप ध्यान ना भी दें, सिर्फ एनसीईआरटी को ही बेस मान के चले तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी वगैरह ये सब अलग हो जाता है। सोशल साइंस में तो बहुत बड़ा रोल होता है उसका, आपका एनसीईआरटी का। और पीजीटी के लिए भी आप मतलब लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको मिस नहीं कीजिएगा। आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए क्या है, सिलेबस आप 2022 का जो रिक्रूटमेंट आया था नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस उठाइए। सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है और उसकी सिलेबस के आउटलाइन को पकड़ते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो साथियों, कोई भी रिक्रूटमेंट जब भी आती है तो उसमें ज़रूरी होते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। वही आपके डिसाइड करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहेगा उसमें, क्या आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सब चीज़ें आपकी उसमें डिसाइड होती है। क्या आपका इंटरव्यू और रिटन का वेटेज रहेगा, सारी चीज़ें उसमें डिसाइड होती है। साथ में रिक्रूटमेंट रूल्स में ही आपका मतलब जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एलडीसी है, आपका सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, उसके सभी नियम उसी में ही लिखे जाते हैं। और कोई भी रिक्रूटमेंट होनी हो, कोई किसी भी पद पर, उसके लिए एक वेल ड्राफ्टेड रिक्रूटमेंट रूल्स होना ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हम केवीएस के एग्ज़ाम की ही पैटर्न की बात करें तो 2018 का अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं तो उसमें 150 क्वेश्चन आपके थे और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी। और अगर आप 2022 वाला जो नोटिफिकेशन है जिसका पेपर 2023 में हुआ था, उस एग्ज़ाम को देखें तो उसमें देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था। उसमें आपके 180 क्वेश्चन थे और नो नेगेटिव मार्किंग। साथ ही आपका जो मतलब प्रेजेंट पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाद में नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग थी 2018 वाले में और 2022 वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उसके रिगार्डिंग आपकी परसेंटेज पे भी बहुत प्रभाव पड़ा था। जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा परसेंटेज पे हुए थे सिलेक्शन। तो कुल मिला के बात ये है, रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं ये आपके वेरिएबल होते हैं, कभी कभी चेंज भी होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको शायद ये अपडेट मिल चुकी होगी, बट इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो गारंटी से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपको किसी भी वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक नोटिफिकेशन पर जो कि केवीएस के हेडक्वार्टर द्वारा इशू किया गया था। और इसमें आप देखेंगे कि ये सभी रीजनल ऑफिस के डीसी को ये लेटर लिखा गया है। रिगार्डिंग ये किसके है, ये प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर टू द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। अब आप बोलेंगे कि पीआरटी से हेडमास्टर का प्रमोशन होना है तो इसका हमारे रिक्रूटमेंट से क्या लेना देना, नए रिक्रूटमेंट से। तो साथियों, इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो नीचे जाकर आप पाएंगे कि यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट किया है। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इन केस द रिवाइज्ड आरआर आर अप्रूव्ड
बिफोर ऑपरेटिंग द पैनल द प्रमोशन विल बी डन एज पर द रिवाइज्ड RR। तो यहाँ पे एक चीज़ वर्ड आया है RR, रिवाइज्ड RR। तो यहाँ पे यह RR क्या है? तो RR स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट रूल। जो RR जो है आपका वो क्या है? रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए स्टैंड करते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स, तो रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पैनल के ऑपरेट होने से पहले अगर रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स अप्रूव हो जाते हैं तो प्रमोशन जो है वो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो यानी कि अभी तक ये रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स अप्रूव नहीं हुए हैं। रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स की बात बोली गई है तो इसका मतलब जो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स है उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो पाइपलाइन में है, यानी कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने की बात चल रही है। यानी कि केवीएस में खेलने के नियम अब बदलने वाले हैं, केवीएस में रिक्रूटमेंट रूल्स अब बदलने वाले हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि अब इसका प्रमोशन से क्या लेना देना रिक्रूटमेंट रूल्स का। तो मैं आपको, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया था कि रिक्रूटमेंट रूल्स एक तरीके से आपका इसका रिक्रूटमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए कि उसमें जो लिख दिया वो फुल एंड फाइनल होता है बात। तो रिक्रूटमेंट रूल्स जब बनाए जाते हैं तो ये सिर्फ आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं बनते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स जब बनते हैं ये फुल्ली एक मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसमें आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन विद LDC, मतलब LDC से जो प्रमोशन होने हैं, और प्रमोशन फ्रॉम सीनियरिटी, सीनियरिटी बेसिस पे जो प्रमोशन होने हैं, तो उनको सबको उसमें ड्राफ्ट किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें उनकी एलिजिबिलिटी लिखी जाती है कि हाँ LDC के लिए बंदे को कितने साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, अगर सीनियरिटी पे प्रमोशन लेना है तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने प्रतिशत पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, कितने प्रतिशत पद आपके LDC से, कितने प्रतिशत पद आपके सीनियरिटी से भरे जाएंगे, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर TGT साइंस है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, TGT आपका मैथ है तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, PGT अगर बायो है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। वो सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं और वही जो लिखा जाता है वही उसमें फाइनल होता है। तो ये रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार हो रहे हैं तो वो हर चीज़ पर लागू होंगे, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। तो यहाँ पर साथियों रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स अगर आ रहे हैं तो अब एक चिंता का सबब बन जाता है कि ये रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में होगा क्या। तो अभी तक जो आपने वीडियोस अगर देखे भी होंगे तो उसमें पाया होगा, सबने बोला होगा रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स आने वाले हैं। अब क्या आने वाले हैं उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में ही इंसाइट दूंगा कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो किस बारे में आ रहे हैं, क्या होने वाला है उसमें। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगेगा और बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी कुछ साथियों के लिए जो अभी तक मतलब जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो उनके लिए भी एक बड़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या क्या कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है क्या? बिल्कुल एकदम सारे नियम बदल दिए जाएंगे क्या? इंटरव्यू हटने वाला है क्या? होने वाला है रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में? तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं हर चीज़ पर। तो देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स जब भी बनते हैं तो उसमें हर चीज़ें बारीकी से जोड़ी जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें होना है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स के आलोक में ही उसका जो समाधान है वो किया जाता है। तो एक निकाय बन रही हैं उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ पहले, और जो चीज़ें अभी तक आपको कहीं से भी नहीं पता चली है वो चीज़ें मैं लास्ट में जोड़ूंगा। तो सबसे पहले एक आशंका ये बन रही है, क्या केवीएस से इंटरव्यू हट जाएगा रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में TGT या PGT से? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू हटना के चांसेस मतलब मुझे जो अपने पर्सनल लेवल पे लगता है वो बहुत कम है। तो आप लोग अपने आप को माइंड मेकअप करके चलिए कि रिक्रूट आपको इंटरव्यू देना ही है। अगर वो हट जाए तो बाकी बात बहुत मतलब वो बात की बात है, आपको एग्ज़ाम तो अच्छे से देना ही है। फर्स्ट स्टेप जो है, अगर इंटरव्यू हटता है तो अलग बात है। बाकी मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू अगर हटता भी है तो उसके 10% ही चांसेस है, अदरवाइज़ इंटरव्यू हटने के चांसेस नहीं है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसका रीज़न बता दूँ, बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स वगैरह मिलेंगे जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, बातें फैला रहे हैं बिना किसी आधार के कि इंटरव्यू जो है वो हट सकते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू जो चल रहे हैं तो वो हटने के चांसेस बहुत ही कम
5 से 10% है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी आपका 3 स्टेप टीचर रिक्रूटमेंट की बात बोली गई है कि आप रिटन टेस्ट लीजिए, आप इंटरव्यू लीजिए, आप उनका डेमोन्स्ट्रेशन करवाइए, फिर उसके बाद आप टीचर को सेलेक्ट कीजिए। तो उस केस में आपके इंटरव्यू हटने के चांसेस बहुत कम लगते हैं। दूसरी बात, आपका एक और चीज़ है परसेंटेज। तो जैसे कि आपको पता है, दूसरी चीज़ आती है परसेंटेज। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस में आपका अगर पीजीटी है तो आपका सिर्फ पीजी के परसेंटेज देखे जाएंगे। एक भ्रम फैल रहा है, मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि अगर आप पीजीटी में जा रहे हैं तो पीजीटी के लिए आपके टीजी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स या सब्जेक्ट है उसको नहीं देखा जाता है। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपने चाहे बीएससी भी किया हो तो या कुछ भी किया हो, उसमें आपके चाहे 40% नंबर रहे हो, कोई उसको नहीं देखेगा। आपके सिर्फ पीजी का सब्जेक्ट एंड पीजी की परसेंटेज जो कि 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए वो चेक किया जाएगा। तो पीजीटी की बात मैं क्लियर कर देता हूँ। साथ में टीजीटी की बात पे आते हैं। तो टीजीटी का में क्या है, आपका एक परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है कि आप देखते हैं कि उसमें ये पाते हैं आपका सपोज़ टीजीटी मैथ है तो टीजीटी मैथ के लिए क्या है, आपका सब्जेक्ट जो कंसर्न है वो आपका मैथ एंड फिजिक्स है। यानी कि आपके बीएससी के तीनों सालों में मैथ भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए आपके पास। तो वो 3 तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, मतलब तीनों सालों में मैथ फिजिक्स है या नहीं वो चेक करते हैं, वो आपके पास है तो उसके बाद वो आपकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एग्रीगेट आपके 50% है या नहीं, यानी कि पूरी डिग्री में आपके 50% ग्रैंड टोटल जो है वो 50% या उससे ज़्यादा बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो वो आपको बाहर कर देंगे। फिर अगर आप बन रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट कंसर्न में देखेंगे आपके 50% मार्क्स हैं या नहीं। तो मैथ के आपके तीनों साल के नंबर इंडिविजुअली ऐड करेंगे और मतलब तीनों साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों के मार्क्स ऐड करेंगे मैथ के और चेक करेंगे 50% से ज़्यादा है या नहीं। ऐसे ही फिजिक्स के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्क्स ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो 50% से ज़्यादा है या नहीं। तो एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट कंसर्न में सब में अलग अलग आपके 50% बन रहे हैं या नहीं, एग्रीगेट बन रहे हैं नहीं, मैथ के तीनों साल के जोड़ के 50% बन रहे हैं नहीं, फिजिक्स के तीनों साल के जोड़ के 50% बन रहा है नहीं। अगर तीनों बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो साथियों, मैंने काफ़ी बार देखा था कि बहुत सारे साथी, मैं भी जब केवीएस के इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे सामने एक साथी को बाहर निकाला गया था, 49 पॉइंट समथिंग उनका बन रहा था सब्जेक्ट कंसर्न में किसी एक सब्जेक्ट में, तो जिस वजह से उनको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया था। तो आप मान के चलिए कि परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है बहुत सख्त है। साथ ही अभी कुछ टाइम पहले ईएमआरएस की एक रिक्रूटमेंट हुई थी जिसमें परसेंटेज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। तो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में मैं मतलब मानता तो नहीं हूँ कि ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया चेंज होगा, बट मे बी अगर जो केवीएस वो कंसीडर करता है कि हाँ भाई हम परसेंटेज में रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो हो सकता है इस परसेंटेज वाले क्राइटेरिया को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाए। बट इसके परसेंटेज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। मतलब मुझे बहुत सीरियसली मेरे एंड पर मुझे नहीं लगता है कि परसेंटेज के साथ केवीएस कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, बट अगर करता है तो काफ़ी सारे साथियों को राहत मिलेगी। तो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में ये भी एक स्टेक पर हो सकता है। अब ये तो रही आपकी जो मतलब एक अजम्पशन वाली बात थी। अब रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स बन क्यों रहे हैं? तो रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स बनने का मतलब क्या है? कुछ नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना है। तो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? नई पोस्ट भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भई हमारे पास एग्ज़िस्टिंग पोस्ट और एग्ज़िस्टिंग रूल्स है तो ये पूरी एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत क्या है फालतू में? क्यों डबल-डबल मेहनत करनी है? तो अगर रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नए रूल भी उनको बनाने हैं। नए रूल बनाने के लिए नई पोस्ट भी होना चाहिए। तो नई पोस्ट भी कौन-सी होगी? तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो में आपको ये बात नहीं मिलेगी कि ये रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो अज़म्पशन वाली बातें मैंने बोल दी कि आपका इंटरव्यू एंड परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो अगर चेंज होते हैं तो अलग बात है, बाकी उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। बाकी जो एश्योर हैं, जो चीज़ें होंगी ही होंगी, उसके बारे में अब बात करते हैं जो कि आपको सिर्फ बेसिक एजुकेटर पर जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बाकी और किसी चैनल पर आपको ये चीज़ मैं एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग केवीएस को जब आता है तभी फॉलो करते हैं। मैं
पर्सनल लेवल पे केवीएस को फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से 2016 से फॉलो कर रहा हूँ। 2016 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें मेरा केवीएस में सिलेक्शन हुआ था पीआरटी में। तो 2017 में मैंने केवीएस में सर्विस शुरू की, फिर केवीएस से सर्विस छोड़ी, फिर स्टेट ज्वाइन किया, फिर लास्ट ईयर फिर केवीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो केवीएस को मैं अपने पर्सनल एंड पर भी काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, तो इसकी बारीकियों से थोड़ा मतलब रूबरू हो गया हूँ। तो एनीवेज़, अब रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं नई, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐड होगा आपका पीजीटी पीएचई की पोस्ट, यानी कि पीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की पोस्ट। अभी तक आपको पता है कि सिर्फ टीजीटी पीएचई की पोस्ट ही होती थी केवीएस में, पीजीटी पीएचई की कोई पोस्ट नहीं होती थी। तो अब पीजीटी पीएचई की पोस्ट केवीएस में ऐड होने वाली है। उसके रिगार्डिंग जब पीजीटी पीएचई का रूल बनेगा तो मैंने आपको बताया था कि जब ये रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार होंगे, रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं तो वो सबके लिए बनते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी और आपके एलडीसी के लिए भी और सीनियरिटी से प्रमोशन के लिए भी। तो जब पीजीटी पीएचई उसमें जोड़ा जाएगा तो उसके लिए भी रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार किए जाएंगे। तो पीजीटी पीएचई के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी जाएगी वो एमपीएड रखी जाएगी। तो एमपीएड वाले साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर वाला वीडियो होने वाला है। तो एमपीएड वाले जो साथी हैं, अभी तक सिर्फ टीजीटी में सेलेक्ट हो पाते थे, पीजीटी में नहीं जा पाते थे क्योंकि पीजीटी की पोस्ट ही नहीं, तो पीजीटी पीएचई की पोस्ट इसमें नए रिक्रूटमेंट रूल्स में जोड़ी जाएगी और पीजीटी पीएचई आप बन सकते हैं अगर आपके पास एमपीएड की डिग्री है तो। अब रिक्रूटमेंट रूल्स कैसे डिसाइड होते हैं, जैसे पीजीटी पीएच की केवीएस में मान लीजिए आपकी 100 पोस्ट जनरेट होती है सपोज़, तो रिक्रूटमेंट रूल्स कैसे बनेंगे मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। कि उसमें लिखा जाएगा कि 50 पोस्ट तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे, बची 50 पोस्ट, तो 50 पोस्ट बची हुई 50 पोस्टों में हम 25 पोस्ट एलडीसी से भरेंगे और जो 25 पोस्ट हैं वो हम जो सीनियरिटी बेसिस है उस पर भरेंगे। तो यानी कि पीजीटी पीएचई के अगर 100 पद होते हैं केवीएस के पास किसी समय, मान लिया आज के टाइम पर अगर 100 पोस्ट है केवीएस में पीजीटी पीएचई की, तो उस केस में 50 की रिक्रूटमेंट आएगी इस बार नोटिफिकेशन में। और फिर जो आपका साथ में एलडीसी का भी रिक्रूटमेंट आएगा, तो एलडीसी में 25 पोस्ट एलडीसी के लिए रखे जाएंगी जो पीजीटी पीएचई के रूप में 3 साल और टीजीटी पीएचई के रूप में 3 साल की सर्विस दे चुके होंगे। और साथ ही 25 पोस्ट आपकी सीनियरिटी बेसिस पर रखी जाएगी जो ऑल इंडिया सीनियरिटी के बेसिस पर टीजीटी पीएचई को ऑफर किया जाएगा पीजीटी पीएचई। तो इस प्रकार से रिक्रूटमेंट रूल्स आपके तैयार होंगे पीजीटी पीएचई के लिए। तो एक रिक्रूटमेंट रूल्स में पीजीटी पीएचई ऐड होने वाला है रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने हुए, और उसके साथ साथ एक आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट इसमें ऐड होने वाली है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ही पोस्ट होती थी केवीएस में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अलावा टीजीटी कंप्यूटर साइंस नाम की कोई पोस्ट नहीं थी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से ही वो सब काम कराया जाता था जो कि एक एडहॉक कर्मचारी होता है। तो अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट बनेगी तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी जाएगी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है वो कम्प्लीटली आपका मतलब कम्प्लीटली तो नहीं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है आपका ये भी एक पोस्ट होगी जिसमें कि आपका पीआरटी से भी जो साथी हैं वो लोग आपके प्रमोशन के थ्रू टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो सेम फार्मूला रहेगा, अगर 100 पोस्ट आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जनरेट होती है तो 50 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखी जाएगी, 25 पोस्ट पीआरटी से एलडीसी के प्रमोशन के लिए रखी जाएगी एंड 25 पोस्ट पीआरटी में सीनियरिटी बेसिस पर रखी जाएगी जो ऑफ़र की जा सकती है टीजीटी कंप्यूटर साइंस को। अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अभी तक आपके पास बीटेक होने पर आप सीधा आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन जाते थे, बट इस बार एलिजिबिलिटी चेंज कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी रूल्स में ये लिखा जाएगा कि आपका बीटेक बीएससी या बीसीए आपके पास होना चाहिए प्लस बीएड, तभी आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस बन सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो एलिजिबिलिटी थी उससे बीटेक को इस बार हटा दिया जाएगा, इस बार बीटेक की जगह उसमें एमटेक को जोड़ दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ आपका क्या होगा, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें आपका एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमटेक प्लस बीएड, पहले अभी तक बीएड नहीं होता था, इस बार आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आपको बीएड जुड़ा हुआ मिलेगा। तो बीएड आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी
और ये जो एमटेक प्लस बीएड या एमएससी प्लस बी एमएससी को सीएस प्लस बीएड या एमसीए प्लस बीएड जो होंगे वो आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे अगले रिक्रूटमेंट में। तो ये एक खुशी की खबर तो नहीं है, दुख की खबर ही है, जो क्योंकि पहले बीटेक से आप सीधे वो बन जाते थे पीजीटी, अब वो अवसर आपके पास नहीं होगा। तो ये 2 पोस्ट आपकी नई ऐड होनी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी पीएचई। इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड हो सकती है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है स्पेशल एजुकेटर। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल वगैरह हैं सभी जगह आपके स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट होती है, पर केवीएस अभी तक स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट नहीं करता था। तो इस नए रिक्रूटमेंट रूल्स में आप पाएंगे कि जो स्पेशल एजुकेटर हैं उसकी पोस्ट भी भरी जा सकती है और 90 to 95% चांसेस हैं कि उसकी रिक्रूटमेंट भी आए। तो जो आपकी स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट होती है वो टीजीटी लेवल की पोस्ट होती है और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। जो विशिष्ट शिक्षा में आपका आरसीआई से मान्यता प्राप्त बीएड होता है विशिष्ट शिक्षा में, तो वो आपका बीएड इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन प्लस ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तो आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट आने के चांसेस हैं, जिस वजह से ये रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं। अभी तक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट केवीएस में नहीं थी जिसके रिगार्डिंग, इसलिए इसमें कोई रिक्रूटमेंट रूल्स भी नहीं थे। तो ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स में स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट भी जोड़ी जाएगी, पूरी संभावना ये है। इसके साथ एक चीज़ अजम्पशन बेस्ड मैं अपनी बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी 3 क्लासेस होती हैं जो कि क्लास 1 से पहले होती है। तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान रखा गया है कि कक्षा 1 से पहले बच्चा 3 कक्षाएँ पढ़ेगा, यानी कि पहले जो औपचारिक शिक्षा हमारी 5 साल से शुरू होती थी कक्षा 1, तो कक्षा 1 को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। और उससे पहले हमारी औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले कक्षा 1 की 3 कक्षाएं और जोड़ी गई हैं, जो कि बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से जानी जाती हैं। तो अभी तक केवीएस में हमारी जो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 की जो क्लासेस हैं वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चल रही हैं, यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो खर्चे पर है, मतलब अगर फीस वगैरह होती है, पेरेंट्स अपना राजी होते हैं तो उसके आधार पे वे लोग चला रहे हैं और काफ़ी सारे केवी में बाल वाटिका चलने लगी है। तो अगर केवीएस ये डिसाइड करता है, केवीएस का एडमिनिस्ट्रेशन, की बाल वाटिका को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, यानी कि संस्थागत किया जाएगा, यानी कि जो अब बाल वाटिका को चलाने का जो खर्चा है वो भी केवीएस ही उठाएगा, जैसे 1 to लेकर 12 तक का होता है। तो उस केस में कि जो आपकी बाल वाटिका क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपको पता है पीआरटी के लिए आपके पास डीएलएड होना ज़रूरी होता है, तो बाल वाटिका के लिए डीएलएड वाले जो साथी है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसमें आपकी सिटी नर्सरी या एनटीटी कोर्स होता है, 2 साल के ही कोर्स होते हैं ये दोनों भी। तो सिटी नर्सरी या एनटीटी आपके पास किया हुआ होना चाहिए। अगर ये आप किए हुए हैं तो आप एलिजिबल होंगे। तो अगर केवीएस ये डिसाइड करता है कि बाल वाटिका को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, संस्थागत किया जाएगा और इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर हर केवी में चलाने की अगर बात चलती है, तो उस केस में आपके इन जो बाल वाटिका 1 to 3 के लिए नर्सरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। नर्सरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं है, आपको DSSP में ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जो कि पीआरटी के इक्विवेलेंट ही होती है 4200 ग्रेड पे, यानी कि पे लेवल 6 की ही जॉब होती है, इक्विवेलेंट टू पीआरटी। तो इसमें आपको केवीएस में ये देखने को मिल सकती है। तो अगर ये निकलती है बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए रिक्रूटमेंट, तो उस केस में आपके नर्सरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी होगी केवीएस में, और उसमें आपका जो सिटी नर्सरी या आपका एनटीटी कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट ये अभी एक पूर्व अवधारणा है मेरी, क्योंकि अभी तक जो बाल वाटिका चल रहा है वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चल रहा है और अभी तक कोई केवीएस का ऐसा कोई लेटर नहीं आया है कि इसको रेगुलर किया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए बाल वाटिका को। अभी इनको स्कूल मैनेजमेंट पे सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ही इसको छोड़ा हुआ है। तो देखते हैं, क्या पता अगर भविष्य में इनकी प्लानिंग होगी तो उनको नए रिक्रूटमेंट रूल्स में शामिल
किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो तैयार होंगे और उनमें ये चीज़ें तो अवश्य तौर पर जोड़ी जाएँगी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा परसेंटेज वाला क्राइटेरिया जो है उसको देखते हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं या नहीं, और इंटरव्यू हटाया जाता है या नहीं, ये चीज़ देखने वाली होगी। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू हटाया जाएगा या परसेंटेज के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया है कि टीचर का जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेज पे कीजिए आप। रिटन लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, आप डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए, फिर टीचर को रखिए। तो मुझे नहीं लगता केवीएस इंटरव्यू हटाने का कोई प्रयास करेगा। बाकी अगर हटता है तो वेलकमिंग स्टेप है एक तरीके से, बट वेलकमिंग भी नहीं है। मतलब ठीक है, हर स्टेप के अपने नफ़े नुकसान होते हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी जो रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए रिक्रूटमेंट आएगी। और रिक्रूटमेंट कब आएगी तो इसके रिगार्डिंग अभी हमें थोड़ा वेटिंग का इंतज़ार करना होगा, जो 2022 वाली रिक्रूटमेंट है उसका। तो होपफुली वो जल्दी आ जाए, तो उसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि नए रिक्रूटमेंट के भी आगे प्रोसीजर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। अब रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स से आप लोग थोड़ा-सा परेशान ये हो सकते हैं कि क्या हर नियम बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, अभी से हम तैयारी करके क्या करें, हम रिवाइज़ रिक्रूटमेंट रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, आपको उसके लिए अपनी तैयारी को नहीं रोकना है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिलेबस में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो आपका पैटर्न चेंज हो सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट वाला सिलेबस है वो आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को फ़ोकस करते हुए तैयारी शुरू कीजिए। अब बाकी देखिए पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा, किसी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा, किसी सब्जेक्ट का वेटेज कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हिंदी आनी ही आनी है 10 नंबर की, इंग्लिश आनी ही आनी है 10 नंबर की, आपका जीएस आना ही आना है 10 नंबर का। पेडागॉजी हो सकता है कि 20 नंबर की पूछ ले, 10 नंबर की पूछ ले, 40 नंबर की पूछ ले, वो डिपेंड करेगा। उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि तैयारी आपको करनी ही है। रीज़निंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का पूछ सकते हैं, उसकी जगह 20 नंबर का पूछ सकते हैं उसको, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सकते हैं। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो सेम ही रहता है। तो आपको तैयारी जो मेन शुरू करनी है, अपने सब्जेक्ट वाले से तैयारी शुरू करनी है, सब्जेक्ट वाले पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह जब आए तो बाकी चीज़ों को आप साथ में लेके चलते रहिए, और अपनी जो तैयारी है अंतिम रूप में जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को ढाल लेना है। आपको नेगेटिव मार्किंग अगर रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी तैयारी अंतिम रूप दे सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न अभी रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल पे जुड़कर अपनी जो क्वेरी है वो रख सकते हैं। मैं आपके इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और केवीएस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो उसके लिए आप बेसिक एजुकेटर पर जुड़े रहिए। आपको पल पल की खबर बेसिक एजुकेटर मिलती रहेगी, पूरी प्रामाणिकता के साथ मिलेगी, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेगी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि बेसिक एजुकेटर पे जो खबर मिलेगी उसमें प्रामाणिकता पे आपको बिल्कुल भी शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खबरें जब तक देखिए, वीडियो लेटर थोड़ा पुराना है, आपको वीडियोस मिल गए होंगे इस पर रिलेटेड, बट आपको जो जानकारी इस वीडियो में मिली है वो जानकारी शायद ही आपको किसी वीडियो में मिल पाएगी। तो आप बेसिक एजुकेटर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को भी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर काम हमारा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और टेलीग्राम ज़रूर जोड़ के रखिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करे रहेंगे तो वहाँ पे खबरें जो हैं पहले मिल जाती हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।